हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फेंजियोमास के बारे में। सी लिम्फेंजियोमा आर नॉट डेंजरस एट ऑल बिकॉज दे आर बिनाइन इन ग्रोथ, मतलब दे आर नॉट कैंसरस। सो एक तरीके से ट्यूमर कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेंजियोमास को। तो जब भी हम ट्यूमर वर्ड सुनते हैं हम एकदम से घबरा जाते हैं कि दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड हमें पता नहीं क्या ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे, हमें सर्जरीज करानी पड़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो 2.5 years बैक व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद लिम्फेंजियोमास, तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस थे। सो जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है हम गूगल पे या यूट्यूब पे सबसे पहले सर्च करते हैं। एंड देन उस टाइम पे मेरे को कोई ऐसा प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाया जिसके अंदर मुझे सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आते या मुझे उस डिज़ीज़ की सीवियरिटी समझ आती या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं। एक तरीके से मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ पाए, जिनके चलते मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। एंड बहुत सारी वीडियोस से अलग अलग पॉइंट समझ आते हैं, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो जिसके अंदर मैं आपको लिम्फेंजियोमास से रिलेटेड हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। एंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने इतने टाइम में गेन करी है अबाउट लिम्फेंजियोमास, मैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम डिस्कस करेंगे लिम्फेंजियोमास क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं और किन को होने के चांसेस हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, उसके अलावा इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट लिम्फेंजियोमा, जिससे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उस पर्पज़ से भी आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप इन जनरल लिम्फेंजियोमा से सफ़र कर रहे हैं या आपके आसपास कोई सफ़र कर रहा है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। तो लिम्फेंजियोमा जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज़ है, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स से रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उनका ही एक और पार्ट होता है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। एंड उस लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लूइड जो है फ्लो करता है। सो लिम्फेंजियोमा में क्या होता है, जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। एंड डायलेट हो जाने की वजह से वहाँ पे एक सैक बना लेती हैं, मतलब एक गड्ढा टाइप का बना लेती हैं जिसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है आके, क्योंकि वो फर्दर फ्लो नहीं कर पाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे फ्लो नहीं कर पाता लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। सो लिम्फेंजियोमास आर मालफॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम दैट इन्वॉल्व स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ट्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है, विच इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। अगर आपको लिम्फेंजियोमा है एंड अगर वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इफ़ इट इज़ स्मॉल, इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, तो आप आराम से उसके साथ रह सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। सेकेंड चीज़ जो आती है कि इनकी साइट क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे लिम्फेंजियोमास हम जनरली देख सकते हैं। सो 90% ऑफ लिम्फेंजियोमास आर इन हेड एंड नेक। हमारे सर या गर्दन के आसपास सबसे ज़्यादा लिम्फेंजियोमास के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लिम्फेंजियोमास कितने टाइप के होते हैं एंड किस किस जगहों पे हमें उन टाइप्स के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एक हमें सुपरफिशियल वेरिएंट मिलता है, दूसरा मिलता है हमें डीप सीटेड वेरिएंट। ठीक है, जो सुपरफिशियल है वो हमारे सुपरफिशियल स्किन पे हमें देखने को मिलेगा एंड वो इस तरीके से अपीयर होगा, आपको एक रेडिश, ब्लूइश, पर्पलिश कलर का एक स्किन रैश मिलेगा, मतलब एक स्किन में बम्प मिलेगा। एंड उसके अलावा वहाँ से कुछ फ्लूइड भी निकल सकता है विच इज़ बेसिकली लिम्फ। वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे टाइप्स होंगे, छोटे छोटे दाने टाइप्स होंगे जिनके अंदर लिम्फ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये सुपरफिशियल वेरिएंट है। ये ज़्यादातर हमें टंग में या फिर लिप्स में या फिर हमारे नेक, शोल्डर में या ग्रॉइन रीजन में, बटक्स में, इन सारे रीजन्स में ये सुपरफिशियल वेरिएंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। एंड जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ डीप सीटेड वेरिएंट, वो जो है वो हमें जनरली बहुत डीपली देखने को मिलता है अराउंड आर नेक वेसल्स या फिर किसी ऑर्गन के आसपास हमें देखने को मिलता है। एंड बेसिकली जो डीप सीटेड वेरिएंट होता है वो हमारे नेक या शोल्डर या हेड रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो जो डीप सीटेड वेरिएंट है वो हमें मीडियास्टर्नम और एक्सिला पे भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद जानेंगे कि हम कितने टाइप्स के लिम्फेंजियोमास होते हैं। तो 5 तरीके के लिम्फेंजियोमास होते हैं, दैट इज
एक सिंपल लिम्फेंजियोमा एंड सेकंड इज सिस्टमिक डिफ्यूज लिम्फेंजियोमा, थर्ड इज कैवर्नस लिम्फेंजियोमा, फोर्थ इज सेलुलर लिम्फेंजियोमा एंड फिफ्थ इज सिस्टिक लिम्फेंजियोमा, जिसको हाइग्रोमा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फेंजियोमास के कॉजेज़ के बारे में, विच आर बेसिकली कंजेनाइटल कॉज एंड एक्वायर्ड कॉज। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास कोई लिम्फेंजियोमा का केस आएगा तो हम कभी भी एक्यूरेटली नहीं ये बता पाएंगे कि किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि दो ही सिर्फ कॉजेज़ हैं तो हम हमेशा एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकते, क्योंकि लिम्फेंजियोमास जो हैं बहुत ही स्टार्टिंग, जब आपकी लाइफ की स्टार्टिंग होती है, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, उस टाइम पे ये डेवलप कर जाते हैं हमारी बॉडी में। तो एंड काफ़ी टाइम बाद ये फिर हमें फिज़िकली हमारी बॉडी पर दिखना स्टार्ट होंगे। सो उस टाइम पे हम कोई पर्टिकुलर रीज़न इसका दे नहीं सकते हैं कि किस वजह से हुआ होगा। सो बेसिकली कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड कॉज है कि इस वजह से रहा होगा या इस वजह से ये हो सकते हैं। ठीक है, जो कंजेनाइटल कॉज है उसमें ये होता है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके पहले से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो क्या होता है कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर पर कहा जाता है कि बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट क्या होता है, कोई एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन की वजह से जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से नॉर्मल फ्लो लिम्फ का नहीं हो पाता है, जहाँ पे उसे जाना है वो नहीं जा पाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है एंड वहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाती है। इसकी वजह से वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा होकर रह जाता है, एंड ये बाय द टाइम अगर आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो या बाय द टाइम कोई एनवायरमेंटल ऐसा इशू ना आया हो, कोई फिज़िकल मेंटल ऐसी चीज़ें ना आई हो इसके कांटेक्ट में, तब तक ये इसी तरीके से रहेगा। बट जब इट विल कम इन कांटेक्ट विथ एनी एनवायरमेंटल इश्यूज़ या एनी स्ट्रेस, फिज़िकल, मेंटल, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये एक्साइट हो जाएगा एंड उस टाइम पे ये बढ़ सकता है। तो हमें तब पता लगता है बेसिकली जो डीप सीटेड वेरिएंट होता है वो इस तरीके से ही काम करता है, मतलब हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे लिम्फेंजियोमा था एंड ऑफ कोर्स ये कंजेनाइटल ही रहा होगा या एक्वायर्ड किया होगा मैंने इतने लंबे टाइम पे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 साल पहले ही इसीलिए मालूम चला क्योंकि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल या फिर फिज़िकल मेंटल स्ट्रेस या कंडीशंस रहे होंगे जिनकी वजह से ये एक्साइट हो गया। सो दिस इज़ द कंजेनाइटल कॉज एंड सेकेंड कॉज इज़ एक्वायर्ड कॉज, जो मतलब बर्थ के बाद हो सकता है। दैट इज़ अगर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए लिम्फेटिक वेसल्स की या फिर कोई ट्रॉमा आ जाए जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए या वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए जिसकी वजह से हमारे लिम्फ वेसल्स में लिम्फ अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा एंड इट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सैक, जहाँ पर लिम्फ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्वायर्ड इस वजह से भी हो सकता है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 1-2 साल के बच्चे होते हैं एंड वो गिर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब गिरते हैं तो क्या पता उस टाइम पे वो इतने छोटे होते हैं, देन अगर वो गिरेंगे तो वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, उस टाइम पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है लिम्फेटिक वेसल्स की। सो दिस इज़ द एक्वायर्ड कॉज। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्या सिम्टम्स हैं, आपको किस तरीके से पता लगेगा कि लिम्फेंजियोमा आपको हुआ है। सो 10 साल तक के बच्चों में आपको इस तरीके से पता लगेगा, उनके पेरेंट्स जनरली नोटिस करेंगे। अगर आपको सुपरफिशियल वेरिएंट है तो वो आपकी स्किन पे विजिबल होगा, एंड अगर डीप सीटेड वेरिएंट है तो वो आपको किसी स्वेलिंग से या लंप से पता लगेगा। एंड उन केसेस में हम बाय फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब अगर हमें गले में कुछ यहाँ पर स्वेलिंग दिख रही है तो हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड उसके अलावा डायग्नोसिस, किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। सो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट अगर एक मदर चेकअप के लिए जाती है तो यूएसजी से अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो पता लग जाता है। एंड उसके अलावा आफ्टर बर्थ पता लगेगा, अगर आपको कोई स्वेलिंग है तो आप उसका टेस्ट कराएंगे, दैट इज़ FNAC टेस्ट कराएंगे, जिससे पता लगेगा कि उसकी साइटोलॉजिकल सेल्स उसके अंदर कौन कौन से हैं एंड उसकी साइटोलॉजी क्या है। उसके अलावा USG से उसका साइज़, लोकेशन पता लगेगा
एंड MRI या CT स्कैन से हमें सारा आइडिया उसके बारे में मिल जाएगा कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कितने डीपली वो सिचुएटेड है एंड उसके आसपास क्या ऑर्गन्स हैं, कौन सी वेसल्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें MRI या CT स्कैन से मिल जाती है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके मीडिया स्टर्नम में या एक्जिला में कोई लिम्फेंजियोमा प्रेजेंट है तो उस वजह से भी, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उस वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, तो उस केसेस में भी हम पता लगा सकते हैं। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ ट्रीटमेंट, कि लिम्फेंजियोमास का क्या ट्रीटमेंट है। अगर लिम्फेंजियोमास का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, देखो सुपरफिशियल अगर आपको होगा तो आपको वो पता लग भी जाएगा एंड आप ट्रीटमेंट भी करा लेंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपको डीप सीटेड वेरिएंट है एंड अगर वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा नहीं है, लाइक इनविजिबल है, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप पूरे लाइफ उसके साथ रह सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो अगर बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करता है तो आप पूरी लाइफ इसके साथ जी सकते हैं, क्योंकि आपकी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी या आपके बॉडी की एक्टिविटी को हैम्पर नहीं करने वाला है, तो आप उसके साथ जी सकते हैं। उसके अलावा अगर वो किसी और डिज़ीज़ के चलते या फिर किसी भी कारण से वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है एंड वो नोटिसेबल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है, तो आप उसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ सर्जरी एंड सेकेंड इज़ स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। अब सर्जरी जब भी हम लिम्फेंजियोमास की कराते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एवरी सेल ऑफ दैट लिम्फ, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने देखा है कि लिम्फेंजियोमास जो है नेक एंड हमारे हेड रीजन में होता है एंड हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेसल्स यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो उनके आसपास होगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसका हर एक सेल रिमूव कर पाएँ। अगर ऐसा नहीं हम कर पाते हैं तो वो दोबारा हो जाता है, तो हमेशा रीअकरेंस रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अगर हम सर्जरीज़ भी कराते हैं तो हमें 2-3 सर्जरीज़ करानी पड़ेंगी मैक्सिमम, ताकि हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएँ। सो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में जनरली क्या करा जाता है, उस स्वेलिंग के अंदर एक केमिकल इंजेक्ट करा जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग कोलैप्स हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड स्क्लेरोथेरेपी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, लेकिन उसके भी आपको मैक्सिमम 5 सिटिंग्स करानी पड़ेंगी, मिनिमम 2 to 3 सिटिंग्स आपको करानी पड़ेंगी, क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, हम ज़्यादा केमिकल एक बार में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली इंजेक्ट 2 to 4 ml ऑफ दैट केमिकल थिंग। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार वो करानी पड़ेगी। एंड अगर आपका बहुत बड़ा लिम्फेंजियोमा है तो आप 3 से 4 सिटिंग्स में ही उसको पूरी तरीके से आप श्रिंक कर पाएंगे। सो आप सर्जरी भी करा सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी भी करा सकते हैं, या आप दोनों साथ में करा सकते हैं, जिसकी वजह से आप मैनेज कर सकते हैं केस को। लिम्फेंजियोमास का जो रीअकरेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एक बार अगर आप करा लेते हैं स्क्लेरोथेरेपी या एक बार आप सर्जरी करा लेते हैं तो वो दोबारा हो जाएगा एंड विद इन फ्यू मंथ्स वो हो जाएगा। मुझे आफ्टर सर्जरी 3 महीने के अंदर दोबारा से लिम्फेंजियोमा हो गया था एंड सेकेंड टाइम मैंने स्क्लेरोथेरेपी कराई, थर्ड टाइम भी मैंने स्क्लेरोथेरेपी कराई। सो मैंने सर्जरी प्लस स्क्लेरोथेरेपी दोनों चीज़ें कराई एंड उसकी वजह से मेरा केस मैनेज हो गया। तो आप भी इस तरीके से सर्जरी भी कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। सो ये सारी चीज़ें थी लिम्फेंजियोमास के बारे में। सो अगर आप लिम्फेंजियोमा से सफ़र भी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो कभी भी कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं होते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वो कैंसर होने का खतरा भी आपके अंदर नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डेंजरस एट ऑल। आप पूरी लाइफ उनके साथ रह सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। उसके अलावा आप सर्जरीज एंड स्क्लेरोथेरेपी करा के, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के मैनेज कर सकते हैं लिम्फेंजियोमा के केस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिम्फेंजियोमा एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। एंड शेयर दिस वीडियो विद देम जो लिम्फेंजियोमास के बारे में जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई सफ़र कर रहा है, तो शेयर दिस वीडियो विद देम एंड लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।